नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहले इसका हम थ्योरी पार्ट देखेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं विगत वर्षों में आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट न बना रहे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कि इनके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, उनकी अर्हताएँ क्या होती हैं, उनका वेतन क्या होता है। इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचने पाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो संख्या है ये अनुच्छेद 124 के सब क्लास 1 में दिया गया है। वहीं इसकी नियुक्ति होती है, इनके बारे में देखेंगे, अर्हताएँ क्या होती हैं इसको भी देखेंगे, सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है इसको भी देखेंगे हम। वहीं जो कार्यकारी सीजीआई होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है उसको भी देखेंगे। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जो न्यायाधीश होती है, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है उनके बारे में देखेंगे हम। शपथ कैसे होता है इनका वो भी देखेंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इसको भी हम देखेंगे। जो इनका क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। और उनका क्षेत्राधिकार कौन कौन सा, जैसे कि मूल अधिकारिता है इनकी, रिट अधिकारिता है, अपीलीय अधिकारिता है, वहीं सलाहकारी जो अधिकारिता है, अभिलेख न्यायालय की जो अधिकारिता है इनकी, वहीं जो इनकी अन्य शक्तियाँ हैं उसको हम देखेंगे। जो इनकी पद की रिक्ति है उसके बारे में हम देखेंगे। और यही जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि लगभग जो पॉलिटी है वो कम्प्लीट हो चुकी है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसको हम पूरा विस्तार से देखेंगे। और जिससे संबंधित क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, किस तरह क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आधा वीडियो आप लोग मत देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। जो संविधान के समय जो हमारे न्यायाधीश थे उस समय थे 7+1, यानी कि 8 न्यायाधीश, जब संविधान हमारा बना हुआ था। तो और जो संविधान जो इसकी संख्या के बारे में दिया गया है, ये दिया गया है 124 के भाग 1 में। लेकिन जो वर्तमान समय में है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या जो है 33+1, यानी जो एक है वो जो मुख्य सीजीआई होता है उसको लेके है, यानी ये है 34 जज। और जो इसका है, जो बढ़ाना है जज को, अगर बढ़ाना या घटाना है, जो इसका अधिकार है वो संसद को दिया गया है। इसके लिए बनाया गया है एक द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से, जो पहले थे उसमें बढ़ोतरी करके 33+1 यानी 34 कर दिया गया है। और जो शुरुआत में था CGI+1 यानी 8 लोग पहले थे। इसकी जो अधिकारिता है बढ़ाने की वो संसद के पास है। वहीं जो अर्हताएँ होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि जन्म से हो या जन्म के बाद से हो, कुल मिला के भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता हो, यानी पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, जिसे कहते हैं डीजे। वहीं जो इसकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है, नियुक्ति कैसे होती है, इसकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिनसे राष्ट्रपति उचित समझे, उससे सलाह लेके इसकी नियुक्ति की जाती है जज की यहाँ पे। इससे संबंधित जो कई वाद आए हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं पहले एक बार। SP गुप्ता बनाम भारत संघ या न्यायाधीश का प्रथम मामला, इसको कहते हैं फर्स्ट जज केस 1982। इसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ने कहा इसमें, जो मेरी सलाह है राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं होगी। वहीं जो दूसरा मामला आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मामला, न्यायाधीश का दूसरा मामला, इसे कहते हैं सेकंड जजेस केस। ये आया था 1993 में। इसमें जो पहला जो आया था निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहा था कि मेरी जो सलाह है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, उसी को यहाँ पे पलट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सलाह बाध्यकारी होगी। सलाह देने के लिए एक कॉलेजियम बनाया जाएगा। इस कॉलेजियम में होगा कौन कौन, CGI होंगे प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। जो सबसे सीनियर होंगे और मोस्ट जज होंगे वही होंगे इस कॉलेजियम में। अब कॉलेजियम की जो उत्पत्ति है वो भी समझो यहीं से हुई थी, सेकंड जजेस केस से,
ये आप देख रहे हैं यहीं पे आया है कि किस लिए बनाया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा केस आया था वो था 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलिजियम का निर्माण होगा। उसके बाद था CGI प्लस, इसमें 4 मोस्ट जज होंगे। इसमें ये कहा गया 1998 में राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। जो फैसला होगा इसमें सामान्य सहमति से इसका फैसला होगा। सबकी सलाह लिखित रूप से राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। भेजे गए नाम को वापस भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें ठोस सबूत देना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, इन्हें ठोस सबूत देना पड़ेगा। उस जो वर्तमान समय में है, इस समय जो जज की नियुक्ति होती है कॉलेजियम माध्यम से होता है, जिसमें 4 जज होते हैं मोस्ट जज, वहीं प्लस 1 जो होते हैं मुख्य CGI होते हैं वर्तमान समय में। और जो कॉलेजियम इसमें चल रहा है, ये 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम के माध्यम से ही जज की नियुक्ति होगी। वहीं जो अभी है 2019 में आप देखे होंगे तो एक आया था NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण आया था, जिसमें कहा गया था कि जो कानून मंत्री है उसको भी इसी में शामिल किया जाएगा। वहीं जो CGI है इनकी नियुक्ति कैसे होगी, जो सीनियर जज होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा भारत का चीफ जस्टिस। इसका जो उल्लंघन भी कई बार हुआ है। 1973 में भी इसका उल्लंघन हुआ था जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला आया था। इसमें संविधान का जो मूल ढांचा आया हुआ था, तो इसमें जो फैसला था वो 13 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें 7-6 से फैसला आया था। तो जो इसमें जज बनना था, जिसमें जो CGI थे वो थे सीकरी साहब। और इसमें बनना किसे था पहले, वो था सेलर थे, हेगड़े थे और ग्रोवर थे। लेकिन यहाँ पे AN रे को CGI बना दिया गया 1973 में। वहीं दोबारा क्या हुआ, 1977 में बनाया गया CGI हंसराज खन्ना को बनाना था, लेकिन जो पहले ही हैवियस कॉर्पस रिट जारी कर चुके थे, इनकी जगह पर इसीलिए हमीदुल्लाह बेग को CGI बना दिया गया था। परंतु वरिष्ठता क्रम वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यही वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही CGI की नियुक्ति होगी। जो हमारे मोस्ट सीनियर जज होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा CGI। जो कार्यकारी जज होते हैं, जो इनका आर्टिकल है 126 में दिया गया है, राष्ट्रपति सीनियर जो जज होंगे उन्हीं को कार्यकारी CGI बनाएगा। CGI की अनुपस्थिति में, जैसे कभी कभी CGI चले जाएं कहीं घूमने टहलने या बीमार पड़ जाए, तो उनकी अनुपस्थिति में बनाया जाएगा। एक होता है तदर्थ न्यायाधीश। ये किस लिए बनाया जाता है, जो दिया गया संविधान में इसके लिए आर्टिकल 127 दिया गया है। हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखता हो, उसी को बनाया जाएगा तदर्थ न्यायाधीश। CGI जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, वहीं जो उस हाई कोर्ट के जज होंगे उनसे सलाह लेके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। उसके बाद है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, इनके बारे में दिया गया है। तो जो इनका है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए, ये आर्टिकल 128 में दिया गया है इनके बारे में। इसकी जो नियुक्ति है वो CGI करता है। यहाँ पे जो रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे सलाह लेकर, और हाई कोर्ट के वो जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखते हों, इन दोनों को, जो रिटायर हो चुके हों हाई कोर्ट के जज या वर्तमान समय में हाई कोर्ट के जज हों, या जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज हो चुके हैं, इन्हीं दोनों में से किसी को बनाया जाता है सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश में पहले ही दिया गया, क्योंकि देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज, वहीं हाई कोर्ट का भी जो रिटायर जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखता हो, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता है। इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि जो वेतन और भत्ते या सेवाएं इनको मिलती हैं न्यायाधीशों को, वो सभी इनको नहीं मिल पाती हैं। उसके बाद है इनकी जो शपथ है वो कौन दिलाता है, जो इनकी शपथ है ये राष्ट्रपति दिलाता है CGI को, वहीं जो CGI दिलाता है राष्ट्रपति को। आप देख सकते हैं कि जो इसका तीर का निशान है। वहीं जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो जो गवर्नर होता है राज्यपाल, वो दिलाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ। वहीं जो न्यायाधीश होता है वो दिलाता है गवर्नर को शपथ। जो इनका कार्यकाल है वो होता है 65 वर्ष। जो इनकी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार है, तो आप देख सकते हैं जो इनका मूल क्षेत्राधिकार है, जो केवल सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर या स्टेट का कोई मामला हो आपस का, या स्टेट कोई दो राज्य आपस का कोई मामला हो, या जो
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित जो निर्वाचन है उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो तो ये जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उसके बाद है रिट अधिकारिता, जिसे आप देख ही चुके हैं अभी पहले, जो इसके पहले हुआ था। रिट अधिकारिता जो है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसमें 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए सामने, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो अगली है इनकी अपीलीय अधिकारिता है। एक होती है इनकी संविधान, ये दिया गया अनुच्छेद 132 में। वहीं दूसरी जो अधिकारिता है इनकी सिविल है, ये अनुच्छेद 133 में दिया गया है। वहीं एक अधिकार आपराधिक है, वो 134 में दिया गया है। उसके बाद एक है विशेष अनुमति की अपील, ये दिया गया है आर्टिकल 136 में। यह है किसी भी प्रकार की अपील हो इसके तहत आती है। ये कोई भी अपील हो, चाहे इसमें सिविल हो, आपराधिक हो, संविधान संबंधित कोई भी अपील हो, ये सभी अपीलें जो हैं इनके अंतर्गत आ जाती हैं। वहीं जो सलाहकारी अधिकारिता, इसको आपको पता होगा अनुच्छेद 143 के माध्यम से दिया गया है। ये जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट जो सलाह लेता है, और सलाह लेने जाता कौन है, जाता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं तीसरा 5वां जो है इसमें अभिलेख न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है एक अभिलेख न्यायालय होता है, जो कि अनुच्छेद 129 में दिया गया है। सभी जो कार्यवाही और निर्णय है ये लिखित रूप में होंगे। यहाँ पे अवमानना के लिए दंड देने के अधिकार है इसको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाधिकारी रूप से लागू होंगी, ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है। वहीं जो पद की रिक्ति है इसमें क्या है, कार्यकाल पूर्ण हो जाए या त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके चाहे तो पद मुक्त हो सकता है, या इसको हटाया भी जा सकता है। और हटाए जाने का जो इसमें कारण है वो क्या है, साबित कदाचार या अक्षमता। जो हटाने की प्रक्रिया है ये लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से की जाती है, और जो हटाने की प्रक्रिया है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं इससे जो संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद है 137, इसमें दिया गया है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। वहीं 139 है संसद सुप्रीम कोर्ट की रिट जो अधिकारिता है इसको बढ़ा सकता है। वहीं 139 का है इसमें, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के ज़माने में जोड़ा गया था। हाई कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में चल रहे कार्य को अन्य हाई कोर्ट में भेज सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई मामला चल रहा है यूपी हाई कोर्ट में, तो अगर इसको चाहे तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में भेज सकता है। वहीं 124(4) में दिया गया है संसद न्यायाधीश हटाने का नियम बना सकती है। जो संसद है वो न्यायाधीश को हटाने का नियम भी बना सकती है। और अब आप देख सकते हैं जो संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों में, उनके बारे में भी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो वर्तमान स्वीकृति संख्या है कितनी है, तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 33 जज हैं प्लस एक जो है ये CJI हैं। कुल मिला कितने हो गए, 34 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है 20 है, 15 है और 31 है और 30 है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अब स्टार मार्क लगा हुआ है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो जज की है वो अनुच्छेद जो है 124 में दिया गया है न्यायाधीश के बारे में। और जो हम है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी संविधान प्रारंभ के समय, वो कुल कितनी थी, 8 थी। अनुच्छेद 124 के 1 में प्रावधान किया गया है कि संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1956 के द्वारा इनकी जो संख्या है 11 कर दी। उसके बाद फिर 1960 है, इसमें बढ़ा के 14 कर दी। 1978 में 18 कर दी और 1986 में 26 कर दी। इसी तरह जो इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज के समय में 34 हो गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है फिर से। अगला क्वेश्चन इसमें है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होने की आवश्यकता है। तो कितना है ये है 10 वर्ष। अनुच्छेद 124 के तहत
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आप देखते होंगे एक कोलिजियम का प्रावधान किया गया है जिसमें सीजीआई प्लस 4 मोस्ट जज होते हैं। जो इनकी योग्यता होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक जज हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति की जो नज़र है उसमें पारंगत विधि वेत्ता होना चाहिए। इस चीज़ से आप पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए कहते हैं अगर आप थ्योरी देख रहे हैं तो आपका आने वाला जो क्वेश्चन है अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ एक बार आप दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होगा ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिख के? तो अभी आपने इसको बारे में देखा था कि राष्ट्रपति को पत्र लिख के ये अपना पद त्याग कर सकता है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तृत नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान प्रदान की गई है। इसके लिए अभी आपने देखा होगा कि संसद अगर चाहे तो जो अनुच्छेद 139 है आर्टिकल 139, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है इसको बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवकों के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का जो प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो जो न्यायालय का प्रशासनिक व्यय होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, इसका भारत की संचित निधि पर होता है व्यय। वहीं जो उच्च न्यायालय होता है, जो इसका व्यय होता है, ये जो होता है जो राज्य की संचित निधि होती है उस पर व्यय होता है इसका। तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है क्योंकि अनुच्छेद 139 के माध्यम से संसद चाहे तो इस सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा और घटा दोनों सकती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ना तो एक सही है वहीं ना तो दो ही सही है, तो दोनों यहाँ पे गलत है। इसकी अगर आप व्याख्या चाहें तो देख सकते हैं कि अनुच्छेद 138 के तहत 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तृत कर सकती है। आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, किस लिए होती है? जब न्यायालय में सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जो है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये जो है डी, ये सही है। यहाँ पे चौथा नंबर आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती कहाँ पे है? ये सिर्फ होती है सर्वोच्च न्यायालय में और इसके अलावा कहीं होती नहीं है। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कम से कम 5 से कम न्यायाधीश नहीं होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का निर्वचन करना है किसी भी बारे में, तो इसके लिए कम से कम 5 जज होने की आवश्यकता होती है, तभी इसका क्वोरम पूरा होगा। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो जो इसकी अधिकारिता किस में आती है? तो ये आती है इसके अधिकार का आपने देखे होंगे मूल अधिकारिता में आता है ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी आईएएस में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसका भी निपटारा उच्चतम न्यायालय के जो है अधिकारिता के अंतर्गत क्या आता है? प्रारंभिक अधिकारिता है। आरंभिक अधिकारिता के अंतर क्या आता है? संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो जो आरंभिक अधिकारिता इसके अंदर क्या क्या आता है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच का विवाद, वहीं भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच जो विवाद है ये इसकी आरंभिक अधिकारिता के मध्य आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें
और 2-3 दिन में आपकी जो पॉलिटी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई भी अगर देखना है पॉलिटी संबंधित, चाहे वो मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो, तो आप जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।